नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान का। राजनीति विज्ञान के मूल आधार के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, हम अब तक व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, आधुनिकता और परंपरागत दृष्टिकोण ये सभी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान से राजनीति विज्ञान का किस प्रकार संबंध है, अर्थात राजनीति विज्ञान का सामाजिक विज्ञान विषय के जो विषय हैं उनसे किस प्रकार सहसंबंध है, उन सभी के बारे में हम विस्तृत जानकारी दे चुके हैं और बात कर चुके हैं। इन सभी के बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारी पिछले जो वीडियो हैं उनको देखिए। देखिए, आज हम बात करेंगे सरकार के अंग के संदर्भ में। सरकार के अंग के संदर्भ में इससे पूर्व हम जानेंगे कि सरकार होती क्या है। सरकार होती क्या है? देखिए, राज्य एक अमूर्त संस्था होती है। राज्य एक अमूर्त संस्था होती है। उसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए या शासन संचालन के लिए सरकार की स्थापना की जाती है। सरकार के 3 अंग माने गए हैं। पहला अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसी प्रकार से हम कार्यों के आधार पर सरकार के 3 अंगों में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि हमने जो ये सरकार के अंगों का विभाजन किया है वो कार्यों के आधार पे किया है। एक राष्ट्र का शासन संचालन के लिए, एक राष्ट्र का प्रतिनिधि नेतृत्व करने के लिए, एक राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना सरकार के कोई राष्ट्र विकास नहीं कर सकता और ना ही किसी राज्य की उत्पत्ति हो सकती, क्योंकि सरकार को राज्य का एक प्रमुख तत्व माना गया है। तो क्या बिना तत्व के राज्य की उत्पत्ति संभव है? नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक राज्य के लिए सरकार उतना ही आवश्यक है जितना व्यक्ति के लिए उसके शरीर के अंग आवश्यक हैं। इसी प्रकार से हम कार्यों के आधार पर सरकार को 3 भागों में विभाजित करें। पहला प्रकार व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को भारत में संसद कहते हैं। व्यवस्थापिका का क्या कार्य है? देखिए, व्यवस्थापिका नियम निर्माण, विधि निर्माण, कानून निर्माण का कार्य करती है। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य के बारे में हम बात करें या कार्य के आधार पर विभाजन करें सरकार का, तो व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य है विधि का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? विधि का निर्माण करना। देखिए, हम सरकार के दूसरे अंग के बारे में बात करें। सरकार के दूसरे अंग के बारे में हम बात करें तो सरकार का दूसरा अंग कौन सा है? दूसरा अंग है कार्यपालिका। देखिए, दूसरा अंग कार्यपालिका है।
और कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? नियम प्रयुक्त यानी कि कानूनों को। तो इसी प्रकार से हम बात करें कार्यपालिका के संदर्भ में, तो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? नियम प्रयुक्त यानी कि रूल्स को लागू करना, कानूनों को लागू करना, ये किसका प्रमुख कार्य होता है? ये प्रमुख कार्य होता है किसका? कार्यपालिका का। इसी संदर्भ में हम बात करें सरकारों के अंगों के संदर्भ में, तो तीसरा सरकार का अंग कौन सा है? न्यायपालिका। तो तीसरा कौन सा है? न्यायपालिका। देखिए, न्यायपालिका के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है नियम, अधिनियम, निर्णय, यानी कि कानूनों की व्याख्या करना इसका प्रमुख कार्य होता है। देखिए, हम बात करें सरकारों के अंगों के संदर्भ में, तो इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं व्यवस्थापिका के संदर्भ में। इससे बात करने से पूर्व हम आपको शासन प्रणाली के बारे में बात करते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का नियम चलता है, जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो हम यहाँ पर व्यवस्थापिका के संदर्भ में पढ़ते हैं, विश्व की व्यवस्थापिका के संदर्भ में, भारत की व्यवस्थापिका के संदर्भ में, कि व्यवस्थापिका किस किस नामों से जानी जाती है, व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है, व्यवस्थापिका किस प्रकार की होती है, व्यवस्थापिका की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, व्यवस्थापिका को राष्ट्र का दर्पण कहा जाता है। राष्ट्र का शीशा, राष्ट्र का दर्पण किसको कहा जाता है? व्यवस्थापिका को कहा जाता है। जिस राष्ट्र की, अगर किसी राष्ट्र का विस्तृत अध्ययन करना हो, किसी राष्ट्र के बारे में हमें जानना हो, वहाँ के बारे में हमें सब कुछ जानकारी चाहिए, तो वहाँ की व्यवस्थापिका का अध्ययन कर लो, हमें मालूम हो जाएगा कि वह राष्ट्र किस प्रकार का है, उस राष्ट्र की क्या विशेषता है। हम केवल और केवल व्यवस्थापिका के आधार पर ही उस राष्ट्र की व्याख्या कर सकते हैं, उसके कानूनों की व्याख्या कर सकते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में बता सकते हैं। इसीलिए इसे राष्ट्र का दर्पण कहा है। क्या कहा है व्यवस्थापिका को? राष्ट्र का दर्पण, क्योंकि राष्ट्र का जो भी स्वरूप होता है, स्पष्टीकरण होता है, वह यही होता है। कुछ लोग व्यवस्थापिका के बारे में आलोचना करते हैं व्यवस्थापिका के बारे में, और कहते हैं ये तो रबड़ स्टाम्प हैं, बातूनी दुकानें हैं, यानी बातें सिर्फ करती है, काम कुछ नहीं करती। कुछ लोगों और कुछ विचारकों का मानना है। तो हम व्यवस्थापिका के संदर्भ में बात करें प्राचीन समय के बारे में। प्राचीन समय में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कोई भेद नहीं था। कार्यपालिका के कार्य ही व्यवस्थापिका करती थी, व्यवस्थापिका के कार्य ही कार्यपालिका करती थी। यानी जो कार्यपालिका होती थी
वही कानून का निर्माण कर लेती थी, वही कानूनों को लागू कर देती थी। प्राचीन समय में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों क्या थी? एक ही थी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता आई तो दोनों अंगों को अलग कर दिया गया, एक व्यवस्थापिका तो दूसरा कार्यपालिका तो तीसरा न्यायपालिका। देखिए, हम बात करें विश्व के संदर्भ में हम बात करें व्यवस्थापिका के बारे में कि व्यवस्थापिका को अलग अलग देशों में, विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। हमारे यहाँ पर भारत में इसे संसद कहते हैं, तो इंग्लैंड में भी क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। देखिए, उत्पत्ति के संदर्भ में हम बात करें तो उत्पत्ति संसद की कहाँ पे हुई थी? संसद की उत्पत्ति ब्रिटेन मानी जाती है, इंग्लैंड को मानी जाती है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है कि वो क्या है? संसद की जननी है। संसद की जननी होने के कारण हम कहाँ से किसको क्या कहेंगे? इंग्लैंड को संसद या व्यवस्थापिका क्या जनक कह सकते हैं। देखिए, उत्पत्ति कहाँ पे हुई? इंग्लैंड में हुई व्यवस्थापिका की उत्पत्ति। प्राचीन काल में वहाँ पर भी संसद सर्वप्रथम स्थापना कहाँ पे हुई? इंग्लैंड, ब्रिटेन में हुई। देखिए, हम बात करें संसद के बारे में तो इंग्लैंड से जो संसदात्मक व्यवस्था है वो भारत में ग्रहण की गई है, यानी कि जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है भारत ने कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। नामों के बारे में हम बात करें तो इंग्लैंड और भारत में इसे संसद कहा जाता है। किसको? व्यवस्थापिका को। इसी प्रकार से विश्व के अन्य देश, जापान में इसे डाइट कहा जाता है। जापान में संसद को या व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। और अमेरिका में हम बात करें तो अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस, आप भारत की पार्टी मत समझ लेना। वहाँ पे कांग्रेस किसे कहते हैं? वहाँ पे कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस क्या है? व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। हम बात करें चीन के संदर्भ में तो चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। चीन में व्यवस्थापिका को चीन के अंदर किस नाम से जाना जाता है? व्यवस्थापिका को चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। हम बात करें स्विट्जरलैंड की तो वहाँ के बारे में हम बात करें तो वहाँ पर व्यवस्थापिका को राष्ट्रीय सभा के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्व में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जबकि व्यवस्थापिका का कार्य तो वही है
लेकिन नाम भिन्न भिन्न हैं। अलग अलग नामों से जानी जाती है। कहीं पर राष्ट्रीय सभा तो कहीं पर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, तो कहीं पर कांग्रेस, और कहीं पर डाइट, तो कहीं पर संसद। इस प्रकार से विश्व में अलग अलग नामों से जानी जाती है क्या? व्यवस्थापिका। देखिए, व्यवस्थापिका के बारे में हम बात करें तो कुछ देशों में व्यवस्थापिका को बहुत मजबूत बनाया गया है, बहुत शक्तिशाली बनाया गया है। वहाँ के नियम और कानून बनाने के बाद उनकी न्यायिक पुनरावलोकन समीक्षा नहीं हो सकती, यानी कि व्यवस्थापिका को सर्वोच्च बनाया गया है कुछ राष्ट्रों में। जैसे कि हम बात करें इंग्लैंड और ब्रिटेन के संदर्भ में, ब्रिटेन में जो विधि का निर्माण व्यवस्थापिका संसद ने कर दिया, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे वो वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ राष्ट्रों में व्यवस्थापिका को बहुत कमजोर बनाया गया है। उन्हें इतना कठोर रूप, इतने शक्तिशाली नहीं बनाया गया है। उनके कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। जैसे कि भारत में अगर कोई भी कानून और विधि का निर्माण करती है व्यवस्थापिका, तो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा कर सकती है न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो कार्टर्स विचारक थे, उन्होंने भी व्यवस्थापिका को दो आधारों पे विभाजित करने की कोशिश की कि कुछ शक्तिशाली होती है और कुछ कमजोर होती है। हम बात करें स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका के संदर्भ में, तो यहाँ की व्यवस्थापिका तो न्यायिक कार्य भी करती है, यानी कि राष्ट्रीय सभा न्यायिक कार्य भी करती है। तो इसी प्रकार से हम बात करें व्यवस्थापिका के संदर्भ में, तो विश्व में अनेक कार्य सौंपे गए हैं किसको? व्यवस्थापिका को। देखिए, हम बात कर रहे हैं विश्व व भारत की व्यवस्थापिका के संदर्भ में। विश्व व भारत की व्यवस्था के संदर्भ में इनके कार्यकाल के बारे में बात करें तो हर जगह की व्यवस्थापिका का कार्यकाल अलग अलग होता है। हर जगह की व्यवस्थापिका का कार्यकाल अलग अलग होता है, क्योंकि हम बात करें अमेरिका के संदर्भ में तो वहाँ पर 5 वर्ष का कार्यकाल है, जबकि चीन में 4 वर्ष का। इसी प्रकार से हम बात करें जापान में और भारत में, इंग्लैंड में, इन सभी में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यकाल होते हैं व्यवस्थापिका के। हम बात करें आज व्यवस्थापिका के कार्य व शक्तियों के संदर्भ में आगे। देखिए, हम पढ़ चुके हैं सरकार के अंग व व्यवस्थापिका की उत्पत्ति व शक्तियों के संदर्भ में व अन्य नामों के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे व्यवस्थापिका के कार्य व शक्तियों के बारे में। हमारे यहाँ पर परंपरागत व आधुनिक 2 प्रकार से क्या किया गया है? शक्तियों को। हमारे यहाँ पर
व्यवस्थापिका व कार्यपालिका की शक्तियों को हम विश्व के संदर्भ में बात करें तो दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है परंपरागत शक्ति व कार्य, दूसरा है आधुनिक शक्ति व कार्य। देखिए दोनों के बारे में हम बात करें तो आधुनिक जो कार्य वर्तमान में जो राजनीतिक कार्य आए हैं उनके संदर्भ में है, जबकि परंपरागत जो प्राचीन जो हमेशा चल रहे थे उन कार्यों के बारे में है। मूल रूप से जो कार्य हैं वो कौन से कार्य हैं? परंपरागत कार्य। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका के कार्य व शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए परंपरागत और आधुनिक। पहले बात करें हम परंपरागत के बारे में तो यहाँ पर विधेय कार्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह प्रमुख कार्य किसका है? यह प्रमुख कार्य व्यवस्थापिका का है। कानून का निर्माण करना, चाहे विश्व में कहीं भी कोई भी किसी भी नाम से जानी जाती हो व्यवस्थापिका, उसका प्रमुख कार्य क्या है? विधायी संबंधी कार्य, यानी कि विधि का निर्माण, कानून का निर्माण करना उसका सबसे पहला और प्रमुख क्या है? कार्य। इसी प्रकार से हम बात करें अगले कार्य वित्तीय संबंधी कार्य, धन से संबंधी कार्य। वित्त से संबंधित भी कुछ कार्य व्यवस्थापिका को सौंपे गए हैं। वित्त से संबंधी कार्य भी व्यवस्थापिका को दिए गए हैं कि यह वित्तीय कार्य भी व्यवस्थापिका के नियंत्रण में किया जाएगा। हम बात करें कार्यपालिका के नियंत्रण के संदर्भ में तो कई राष्ट्रों में जैसे भारत में कार्यपालिका पे नियंत्रण कौन करती है? व्यवस्थापिका करती है, क्योंकि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए कार्यपालिका को बहुत सारे राष्ट्रों में नियंत्रण का कार्य करती है। हम बात करें न्यायिक कार्य के संबंध में, बहुत सारे राष्ट्रों में जैसे स्विट्जरलैंड में, वहाँ की जो राष्ट्रीय सभा के सदस्य हैं वह न्यायिक रूप से कार्य करते हैं, न्याय के कार्य करते हैं। भारत में भी राष्ट्रपति को हटाने, न्यायाधीशों को हटाने संबंधी महाभियोग लगा करके ऐसे न्यायिक कार्य करते हैं। कौन करता है? व्यवस्थापिका करती है, संसद करती है। इसी प्रकार से हम बात करें निर्वाचन के संबंध में, बहुत सारे राष्ट्रों में राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं निर्वाचन संबंधी भी कार्य किसको सौंपा गया है? व्यवस्थापिका को कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य भी सौंपा गया है। इसी प्रकार से हम बात करें अगले कार्य के संदर्भ में तो संविधान संशोधन संबंधी भी कार्य किसको सौंपा गया है? व्यवस्थापिका को। देखिए हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें परंपरागत जो विधायक के कार्य हैं यानी व्यवस्थापिका के जो कार्य हैं उनमें हम विस्तार से पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में कि परंपरागत कार्य
विधेय कार्य, वित्तीय कार्य, कार्यपालिका नियंत्रण कार्य, इन सभी के बारे में हम एक एक करके बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। आज हमने पढ़ा सरकार के अंग, सरकार की परिभाषा और सरकार के अंगों को किस प्रकार से कार्यों के आधार पर विभाजित किया। व्यवस्थापिका के बारे में हमने पढ़ा कि व्यवस्थापिका को राष्ट्र का दर्पण क्यों कहते हैं, इसके अन्य राष्ट्रों में इसे किस नाम से जाना जाता है, प्राचीन समय में व्यवस्थापिका का क्या कार्य था, आधुनिक समय में क्या कार्य हैं, किन आधारों पर व्यवस्थापिका के कार्यों को बंटवारा किया गया है, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, जिसमें हमने परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में कल विस्तृत से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।